मदारी होता है ना, मदारी जो सड़कों पर घूम, कई बार बंदर या तोता ये सब लोग खिलाते हैं, वो डमरू बजाता है और बंदर नाचता है। ये डमरू बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद बजा रहे हैं। अमेरिका के अंदर पेंटागन, CIA, ये सब इस युद्ध के खिलाफ थे। ये सब इस युद्ध के खिलाफ थे। इवन पेंटागन में जो काउंटर टेररिज्म का हेड था, उसने युद्ध के पहले या दूसरे दिन ही इस्तीफा दे दिया था। बोला था इस युद्ध की कोई जरूरत नहीं। सिन फाइल का आना, दूसरी तरफ यहूदी लॉबी का प्रेशर अमेरिकी गवर्नमेंट पर, तीसरा मोसाद इतनी इंफ्लुएंशियल है, आपको यह पता है। इजराइल का इतना इंफ्लुएंस जब अमेरिका के अंदर है, जहां यहूदी डेमोक्रेट्स को, रिपब्लिकन्स को इतना सारा फंड कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि पेंटागन में मोसाद के लोग नहीं होंगे? कि अब जब उनको अपने फैसले के ऊपर यह लग रहा है कि मुझसे गलती हुई है, वो अपने टॉप लीडरशिप को, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को फायर कर रहे हैं। आपने कहा है कि आपने सारे रडार, सारे एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के ध्वस्त कर दिए, फिर ईरान आपका F-35 मार गिराता है। आप रोज आकर ईरान के बर्बाद होने की कहानी बताते हैं, लेकिन आपके ये सब बर्बाद हो रहे हैं। दुनिया के सुपर पावर देश का राष्ट्रपति अगर असभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है, वो अपना कंट्रोल खो रहा है, अगर उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, तो ये बतला रहा है कि सुपर पावर कहीं न कहीं उलझ गया है। दर्शकों, युद्ध जितना युद्ध के मैदान में लड़ा जाता है, युद्ध जितना दो सेनाओं के बीच में या दो देशों के बीच में लड़ा जाता है, एक युद्ध ऐसा है जो पीछे, पर्दे के पीछे, खुफिया दुनिया में लड़ा जाता है। जो युद्ध दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस युद्ध का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर आप उस अदृश्य लड़ाई में जीत जाते हैं, तो आपके मैदानी लड़ाई में जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं बात ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की कर रहा हूं, और मैं आपसे यह बात तब कर रहा हूं जब डोनाल्ड ट्रंप बेहद परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप अब तो गाली गलौज पे आ चुके हैं। दुनिया के सुपर पावर देश का राष्ट्रपति अगर असभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है, वो अपना कंट्रोल खो रहा है, अगर उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, तो ये बतला रहा है कि सुपर पावर कहीं न कहीं उलझ गया है। लेकिन सवाल यह है कि सुपर पावर को उलझाया किसने है? सुपर पावर मिडिल ईस्ट की इस युद्ध में फंसा कैसे है, और उसको फंसाया किसने? क्या अमेरिका को ईरान ने फंसाया है, या फिर अमेरिका अगर फंसा है तो उसका एक बड़ा कारण बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। कहते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों की जब आप बात करते हैं, उसमें मोसाद के आगे पीछे कोई भी नहीं। अब आप ये सोचेंगे, अमेरिका और इजराइल तो मिलिट्री अलाय हैं, डिफेंस पार्टनर्स हैं, फिर मोसाद क्यों फंसाएगा डोनाल्ड ट्रंप को? दरअसल अगर आप इजराइल के मैप को ध्यान से देखें, मिडिल ईस्ट में उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को देखें, तो आपको यह समझ में आ जाएगा इजराइल की ये सर्वाइवल की लड़ाई है। ईरान के ताकतवर होने का मतलब यह है इजराइल के हमेशा से होने पर एक संदेह रहेगा। इजराइल के अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ईरान के ताकतवर होने से लगेगा। अब क्या इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के बाद से बड़ा इंतजार करने को तैयार था? आप ये देखिए, ये पूरा सिलसिला है। हमास 7 अक्टूबर को जो कुछ करता है, और उसके बाद एक पागल हाथी की तरह जो कुछ बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी सरकार और उनका देश पूरे मिडिल ईस्ट में कर रहा है, वो पूरा सिलसिला है। और अब ये एक बड़े युद्ध में परिवर्तित हो गया है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। हम कुछ उसी तरह की थ्योरीज के साथ आपके पास आए हैं, जिसमें हमें ये लग रहा है, जो आप हमारी वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से मोसाद ने एक प्रॉपर सेटअप किया है। एक प्रॉपर सेटअप जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो सब कुछ अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी, अपने मुताबिक कर रहे हैं। वो दुनिया में अमेरिका का ढोल पीटते रहे, लेकिन असल खेल तो इजराइल खेल रहा है। असल खेल तो बेंजामिन नेतन्याहू खेल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को यह पता है कि ईरान में जब तक अमेरिका नहीं आएगा, केवल इजराइल के जाने से वहां कहानी अलग हो जाएगी।
यानी मिडिल ईस्ट के तमाम देश एक साथ खड़े हो सकते हैं इजराइल के खिलाफ, लेकिन अमेरिका की एंट्री से इजराइल का पलड़ा भारी होता है। अब सवाल है, अमेरिका की एंट्री होगी कैसे, अमेरिका आएगा कैसे? दूसरा, इजराइल 7 अक्टूबर के बाद जो मैंने आपसे कहा वो इंतजार करने को तैयार इसलिए भी नहीं था कि उसे यह लग रहा था कि ट्रंप आ रहे हैं, और ये इजराइल के लिए, इजराइल को यह लगता है कि ये उसका गोल्डन चांस है कि वो आने वाले 100 साल, 50 साल, 150, 200 सालों के लिए इजराइल की बाउंड्रीज बड़ी कर ले, वो जो ग्रेटर इजराइल का सपना है यहूदियों का उसको साकार कर ले, और अपने लिए खतरे को आने वाले 200-300 सालों तक एकदम मिनिमम कर दे। यानी जिस स्टोन एज में जाने की बात की जा रही है ईरान के, ईरान स्टोन एज में चला जाएगा, यानी इजराइल फलीभूत हो जाएगा, यानी ग्रेटर इजराइल का सपना हर यहूदी का पूरा हो जाएगा। एक ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि आप अपने मन मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले ने एक प्रॉपर सेटअप बनाया है। इसीलिए आज के वीडियो का हमारा ये विषय है कि क्या इजराइल अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। आपको ये अजीब लग सकता है, आपको ये हैरान कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी एक थ्योरी है, इसका एक अपना, वो जो कहते हैं ना इंग्लिश में, कनेक्ट द डॉट्स। जब आप वो डॉट्स को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और शायद अब जब 1 महीने से ज्यादा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में, अमेरिका को इस युद्ध में, तो शायद अमेरिका को भी ये समझ में आने लगा है कि वो फंस गए। उनको बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद ने प्रॉपर सेटअप करके फंसा दिया है। अब सेफ पैसेज है नहीं। वो जो कहते हैं ना कि किसी भी तरह से बच बचा के निकलें, वो वाला सिचुएशन बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बन नहीं रहा है। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो सिंपल ये, आप देखिए, सुपर पावर देश है, मिलिट्री माइट है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया, वो स्टोन एज में चले गए। जो देश पाषाण युग में चला गया, उस देश के लिए एक सुपर पावर देश का राष्ट्रपति क्या भाषा का इस्तेमाल करता है वो आप खुद पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान। देयर विल बी नथिंग लाइक इट। ओपन द स्ट्रेट, यू क्रेजी, और यू विल बी लिविंग इन हेल। जस्ट वॉच, प्रेज टू बी अल्लाह। कुछ शब्द मैंने छोड़ दिए, वो आपके लिए हैं, आप पढ़िए। एक चुना हुआ लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसे कोई चीज परेशान कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप, भाई देखो, जो युद्ध जीत रहा होता है ना, तो दुनिया देख रही है कौन जीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप खुद अपनी जीत का ऐलान बार बार, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, भाई हम ही जीते, अरे हम जीत गए, हम, तो क्या है कि सामने वाले को संदेह होता है कि पता नहीं, अरे जीत गए तो सबको दिख रहा है भाई, जो काम हो रहा है वो चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं होती है, उस पर हामी दुनिया को भरनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस जीत का दावा कर रहे हैं, क्या उस जीत पर खुद डोनाल्ड ट्रंप को यकीन नहीं है? और यही कारण है कि उनको बार बार बोलना पड़ रहा है। पिछले 1 महीने में अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान निकाल लें, उन बयानों में आपको एक अजीब सा वो दिखेगा, जो हम लोग जो वो हॉस्पिटल्स में वो वाली मशीन में नाम बोल रहा हूं जिसमें दिल की धड़कन दिखाती है, ऐसे 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 वो जो ग्राफ बनता है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान कभी यहां कभी यहां, इतने का अंतर है, इतने का अंतर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब यह समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसा हुआ जो इनको लेट समझ में आया है। और जब शायद डोनाल्ड ट्रंप के समझ में आया है, तब हो क्या रहा है, तब देखिए, ईरान अमेरिका का F-35 गिरा रहा है, F-15 ईगल स्ट्राइक गिरा रहा है, A-10 थंडरबोल्ट गिरा रहा है, KC-135 टैंकर गिरा रहा है, MQ-9 रैपरडल गिर रहे हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं, और इसके अलावा अमेरिका का एक एवॉक्स विमान भी गिर चुका है। यानी वो डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 1 साल से न जाने कितनी बार 5, 7, 11 अलग अलग फाइटर जेट्स की संख्या बताते रहे कि मैं नहीं जाता तो भारत पाकिस्तान के बीच तो जाने क्या हो जाता, मैंने रुकवा दिया, और वो अलग अलग समय पे अलग अलग संख्या बताते रहे। आज दुनिया फाइटर जेट्स की संख्या अमेरिका की गिन रही है।
गिन रही है। और जिस समय ये फाइटर जेट्स अमेरिका के ईरान के युद्ध में गिर रहे हैं, उस समय अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? दर्शकों, आप याद करिए जो पहला दिन था जिस दिन खामनेई मारे गए, क्या कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हम ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। लेकिन खामनेई के जाने के बाद ईरान और एकजुट हो गया। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और एकजुट हो गई। वो पूरा देश, वहां के लोग एकजुट हो गए। अब आईआरजीसी मौज ले रही है, यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मौज ले रहे हैं। क्या? ये देखिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड साहब ने, राष्ट्रपति महोदय ने अपनी जो वॉर टीम थी, अपनी जो कोर टीम बनाई थी ईरान वॉर के लिए, उसमें से कई सारे टॉप ऑफिशियल्स को निकाल चुके हैं, जिसमें से एक तो चीफ ऑफ स्टाफ है। चीफ ऑफ स्टाफ को निकाल दिया। अब आप ये समझिए, जब आईआरजीसी कह रहे हैं क्या भाई रिजीम चेंज करने आए थे ना, रिजीम चेंज हो गया, और वो मौज ले रहे हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर टॉप ऑफिशियल्स को निकाला जा रहा है। वो कह रहे हैं हो तो गया रिजीम चेंज। अब आइए असली कहानी पर। ये जो पूरी मैंने भूमिका बांधी, वो क्या कहानी थी? असल कहानी यही है दोस्त, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू, वो जो मदारी होता है ना, मदारी जो सड़कों पर कई बार बंदर या तोता ये सब लोग खिलाते हैं, वो डमरू बजाता है और बंदर नाचता है। ये डमरू बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद बजा रहे हैं। क्या ऐसा है? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि इजराइल ने इस कदर अमेरिका को घेरा है, एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत स्पेस नहीं है। वो दिखा रहे हैं कि वो अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, लेकिन वो कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। उनको किसी ने इस बात के लिए इस कदर तैयार कर लिया है कि अब जब उनको अपने फैसले के ऊपर ये लग रहा है कि मुझसे गलती हुई है, वो अपने टॉप लीडरशिप को, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को फायर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक दौर में कहा होगा कि भाई साहब मारिए, कल मारना है आज मारिए, हमको हर हाल में ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए। जबकि आप यकीन करिए, अमेरिका के अंदर पेंटागन, सीआईए, ये सब इस युद्ध के खिलाफ थे। ये सब इस युद्ध के खिलाफ थे। इवन पेंटागन में जो काउंटर टेररिज्म का हेड था, उसने युद्ध के पहले या दूसरे दिन ही इस्तीफा दे दिया था। बोला था इस युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। बावजूद इस युद्ध में जाना क्या अमेरिका की मजबूरी बन गई, डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी बन गई, या फिर कुछ ऐसा अमेरिका के साथ हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, जो समझते समझते बेहद देर हो गई। यानी बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद अपने उस मकसद में कामयाब हो गए। अब जो मैंने स्लाइड लगाई है, आपको लग रहा होगा कि अरे अचानक से इस नरबख्शी की फोटो क्यों लगा दी मैंने, ये यौन उत्पीड़न के कलाकार की फोटो क्यों लगा दी। अब आपको एप्स्टीन फाइल्स पर बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि कड़ियां जुड़ रही हैं। एप्स्टीन फाइल, अमेरिका की कांग्रेस जो है वहां आदेश दिया जाता है और लाखों पन्ने एप्स्टीन फाइल से जो जुड़े हुए थे वो रिलीज कर दिए जाते हैं। और एप्स्टीन फाइल में कौन कौन लोग आते हैं, कुछ वीडियोस भी जारी होते हैं। उसमें कौन कौन लोग हैं? उसमें अमेरिका के तमाम पूर्व राष्ट्रपति हैं, दुनिया के बड़े से बड़े उद्योगपति हैं, दुनिया के बड़े से बड़े अरबपति हैं, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले विल गेट्स तक है, स्टीव हॉकिंस तक है। एक वो जो भाई साहब थे व्हील चेयर वाले, मेरे ख्याल से स्टीव हॉकिंस ही थे, वो भी वहां थे। क्या कर रहे थे भगवान जाने। जब ये रिलीज हुए तो दुनिया में बड़ी त्राहिमाम मचा। लेकिन जब ये रिलीज हुए, इसमें कुछ फोटोज, वीडियोस मौजूदा राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के भी थे, दुनिया के, यूरोप के कई सारे बड़े नेताओं के थे। यूरोप में कई सारे देशों में मंत्रियों के, ब्यूरोक्रेट्स के इस्तीफे हुए। ये सब कहानी हुई। अब जब हम इस कहानी में हम बहुत अंदर नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से आपको ये समझा रहे हैं कि ये खेल रचा बुना कैसे गया है। आखिर अचानक से एप्स्टीन फाइल 2025 में कैसे रिलीज होती है, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के वीडियोस, फोटोज सब आने लगते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ये जो जेफरी एप्स्टीन की
महिला मित्र थी, इस पर ध्यान रखिएगा, एक जमाने में कहते हैं कि ये मोसाद की एजेंट थी। इसका बाप भी मोसाद का बड़ा एजेंट था अमेरिका में, जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, जो बाद में ब्रिटिश मीडिया का बड़ा टाइकून बना। उसका बाप मोसाद का असेट था। कहते हैं जेफरी एप्स्टीन की महिला साथी, उसका पूरा परिवार मोसाद के लिए समय समय पे काम करता रहा। अलग अलग दुनिया में अलग अलग वेबसाइट्स पर खबरें हैं। एप्स्टीन वाज एन इजरायली स्पाई, FBI source claims. What were Jeffrey Epstein links to Israel? Epstein files declassified Mossad, Israel and Ghislaine Maxwell. ये जो गिस्लिन मैक्सवेल है, ये लेडी इनकी महिला मित्र थी। इनके बारे में भी कहा गया कि ये भी बाल शोषण में उतनी ही गुनहगार है जितनी बड़ी एप्स्टीन था। अब आइए एक और नाम, जिसका नाम है रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल गिस्लिन मैक्सवेल के फादर हैं। यानी रॉबर्ट मैक्सवेल के बारे में कहा जाता है, जिसका देहांत 1991 में हो गया। उसने अपनी बेटी गिस्लिन मैक्सवेल को एक एजेंट के तौर पर मोसाद के लिए तैयार किया। बाद में यह भी बताया जाता है कि गिस्लिन मैक्सवेल ने एप्स्टीन को मोसाद के लिए तैयार करती है, मोसाद के लिए काम करने के लिए राजी करती है, एक एसेट के तौर पर उसको डेवलप करती है। और बाद में क्या कुछ होता है, अमेरिका के तमाम पूर्व राष्ट्रपति, उद्योगपति, बड़े से बड़े अरबपति, सबके फोटोज वीडियोस उसके पास स्टोर होते हैं। यानी क्या जो बताया जा रहा है। अब हम इस कहानी के अगले दौर में चलेंगे, उससे पहले आप ये समझ लीजिए, अमेरिका के अंदर अगर 250, 300 या 500 अरबपति हैं, उसमें से 200-300 केवल यहूदी हैं, केवल यहूदी हैं। जैसे लैरी पेज हैं, $257 बिलियन के मालिक हैं, गूगल के सह संस्थापक हैं। सर्जे ब्रीन हैं, $237 बिलियन के मालिक हैं, ये भी गूगल के सह संस्थापक हैं। मार्क जुकरबर्ग, ये भी यहूदी हैं। लैरी एलिसन, ये भी यहूदी हैं। मिचेल डेल, ये भी यहूदी हैं। स्टीव बेलमर, ये भी यहूदी हैं। माइकल बुलमर्ग, ये भी यहूदी हैं। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि अगर 500 बिलियनियर्स हैं, अरबपति हैं अमेरिका के अंदर, उसमें 250-300 केवल यहूदी। अब जेफरी एप्स्टीन की कहानी, उसका मोसाद के लिए काम करने के आरोप, रिपोर्ट्स का दावा बतलाते हुए मैं अचानक इस पर क्यों आ गया, वो समझिए। 2025 में एप्स्टीन फाइल रिलीज होती है। उसमें तमाम अमेरिका के नेताओं को, पॉलिटिकल लोगों का, ब्यूरोक्रेट्स का, उद्योगपतियों का नाम होता है। दूसरी तरफ अमेरिका के उद्योगपतियों का जब आप नाम देखते हैं, उसमें अधिकतर यहूदी हैं, जिनके पास बेहद पैसा है, जो फंड करते हैं रिपब्लिकन्स को भी और डेमोक्रेट्स को भी। यानी यहूदी इतने ताकतवर हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी को इजराइल जब चाहेगा हिला सकता है। आप ये सोचिए, आप जब इजराइल को देखते हैं तो इजराइल महज आपको 90-95 लाख आबादी वाला एक देश, छोटा सा देश लगता है, जो अपनी जगह के लिए आज भी लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर 250-300 यहूदी हैं जो अरबपति हैं। यानी अमेरिकी सरकार या अमेरिका में कल को ऐसा कोई राष्ट्रपति आता है जो नहीं चाहेगा इजराइल की मदद करना मिडिल ईस्ट के अंदर या मिडिल ईस्ट की किसी लड़ाई में, तो इजराइल के अंदर इतनी ताकत है कि वो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी हिला देगा, क्योंकि यहूदी ही वहां इकोनॉमी चला रहे हैं, यहूदी वहां पॉलिटिकल पार्टियों को फंड कर रहे हैं। यानी एक पूरी की पूरी यहूदी लॉबी है, ज्यूज लॉबी है, जो इजराइल के लिए अमेरिका में बैटिंग करती है। वहां कोई डेमोक्रेट होगा या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होगा, उसको यहूदियों की बात माननी पड़ेगी। आप याद करिए, जब बिडेन राष्ट्रपति थे, बिडेन ने कहा कि मैं हथियार नहीं दूंगा, मैं गोला बारूद नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। वो दिन रात इजराइल को उल्टा सीधा बोलते रहे, लेकिन क्या इजराइल रुका? क्या इजराइल ने गाजा के ऑपरेशन को रोका? क्या इजराइल ने लेबनान, हिजबुल्लाह पर चल रहा ऑपरेशन रोका? क्यों नहीं रोका? इसीलिए नहीं रोका क्योंकि उसको पता है कि पूरी इकोनॉमी इजराइल जब चाहेगा तब हिला देगा। यहूदियों में खतरनाक एकता होती है। सबसे जरूरी बात, यहूदियों में
दिमाग बड़ो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा आविष्कार किए। दुनिया के बड़े कंपनियों के जो बिलियनियर्स मैंने आपको बता दिए वो यहूदी हैं। और यही कारण है ये ज्यूज लॉबी इतनी ताकतवर है कि अमेरिका को ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। यानी एक तो एप्स्टीन फाइल का आना, दूसरी तरफ यहूदी लॉबी का प्रेशर अमेरिकी गवर्नमेंट पर, तीसरा मोसाद इतनी इंफ्लुएंशियल है, आपको यह पता है। इजराइल का इतना इंफ्लुएंस जब अमेरिका के अंदर है, जहां यहूदी डेमोक्रेट्स को, रिपब्लिकन्स को इतना सारा फंड कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि पेंटागन में मोसाद के लोग नहीं होंगे, व्हाइट हाउस में मोसाद के लोग नहीं होंगे, अमेरिकी मिलिट्री के अंदर यहूदियों से या फिर इजराइल से प्रेम मोहब्बत करने वाले लोग नहीं होंगे? क्या कहीं ऐसा है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह रही हैं कि मोसाद के बहकावे में आकर, या यूं कहें इजराइल के बहकावे में आकर, ट्रंप के आसपास की टीम में इजराइल समर्थित लोग हो, मोसाद की विचारधारा वाले लोग हो, इजराइल के मिजाज वाले लोग हो, यहूदी लॉबी के लोग हो, और उन्होंने ट्रंप को फुल मोटिवेट कर दिया कि सर दिस इज द टाइम, सर अभी अपने को करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा ईरान को। अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर को देखेंगे तो 20-25 साल से बेंजामिन नेतन्याहू इसी बात पर खेल रहे हैं। वो कभी कहते हैं अगले 6 महीने में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, कई बार उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिन में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। यानी ईरान और न्यूक्लियर बॉम्ब के इर्द गिर्द बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा करियर है। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, एप्स्टीन फाइल रिलीज होती है, यहूदी लॉबी ट्रंप पर प्रेशर बनाती है, ट्रंप के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को हाईली मोटिवेट कर दिया कि दिस इज द टाइम। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका जो इस जंग में कूदा वो इजराइल के कहने पे, परसुएशन पे, मान लीजिए शब्द यूज कर लें कि इजराइल की परसुएशन, इजराइल ने कन्विंस किया ट्रंप को, उसके एडवाइजर्स को काफी समय से, केवल एक दिन ये नहीं बोला कि हाँ भाई करना है, प्लीज करो, अटैक करो, नहीं, सालों से, महीनों से लगे हुए थे अमेरिका को ये कन्विंस करने में कि ईरान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। नेतन्याहू ने तो अपनी पूरी जिंदगी का करियर इसी न्यूक्लियर बॉम्ब और ईरान पे बनाया। पिछले 40-35 साल से कहता है कि अगले 2 साल में ईरान बम बना लेगा। 10 साल पहले कह रहा था कि 6 महीने में ईरान पे एटॉमिक वेपन आ जाएगा, फिर जी 6 महीने में आ जाएगा, 1 साल दूर है। कितनी बार कह चुका है, उस हिसाब से ईरान पे भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए था, राइट। तो ये नेतन्याहू का अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है, उसकी तो दशा है जो इस युद्ध को आगे पुश कर रहा है, और इसमें ये सक्सीड कर गया अमेरिका को कन्विंस करने में। दैट इज वन। जी हाँ, और युद्ध में जब करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अमेरिका को यह नहीं पता है कि शायद उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है क्या। अब जब रोज अमेरिकी फाइटर जेट्स गिर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप गाली गलौज कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कभी 48 घंटे, कभी 10 घंटे इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब जब शायद उन्हें समझ में आया है कि शायद मुझे इजराइल ने फंसा दिया, शायद मोसाद के जाल में मैं फंस गया, और तब वो टॉप मिलिट्री लीडरशिप को फायर कर रहे हैं, अपनी टीम से निकाल रहे हैं। क्योंकि ये जो बेचैनी है ना दोस्त, ये जो बेचैनी है, जहां आपका F-35, माइटी F-35, आप दुनिया में बाजा पीट रहे थे कि हमारे पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, उस F-35 को आपने कहा है कि आपने सारे रडार, सारे एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के ध्वस्त कर दिए, फिर ईरान आपका F-35 मार गिराता है। आप रोज आकर ईरान के बर्बाद होने की कहानी बताते हैं, लेकिन आपके ये सब बर्बाद हो रहे हैं। हम ये जानते हैं कि अमेरिका को इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब हो रहा है, और अमेरिकी अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वेपन्स को लेकर बड़े इमोशनल होते हैं। अमेरिका की जनता को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होगा। अब आइए उस कहानी पर, जो मैं आखिरी पन्ना है हमारा ये, कि डोनाल्ड ट्रंप फंसे क्यों, मोसाद ने क्यों फंसाया होगा। ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये जो डॉट्स जुड़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों है। आप इजराइल का क्षेत्रफल देखो,
क्षेत्रफल देखो, ऐसा है, एक छोटी सी उंगली जैसा वर्ल्ड मैप पर दिखता है। और इसके चारों तरफ जब आप एडवर्सरीज देखोगे, आप ये देखो, इजिप्ट देखो, जॉर्डन देखो, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, यहां लेबनान, ईरान, यमन, ओमान, सारे के सारे मुस्लिम देश हैं। सबकी कसम है कि इजराइल एक दिन नहीं रहेगा धरती पर। 57 इस्लामिक देश जिसको उम्मा कहते हैं, वो कसम खाते हैं ऐसी। इजराइल के लिहाज से जब आप देखेंगे तो इजराइल की ये मजबूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू, मोसाद, इजराइल नहीं चाहेंगे कि पता नहीं कल को वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो, कल को कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति होगा, नहीं होगा। और आज जब लड़ाई छिड़ी है तो इस लड़ाई को हम आधे पर क्यों छोड़ें? अमेरिका ईरान से बहुत दूर है, लेकिन इजराइल ईरान से बहुत दूर नहीं है। यानी ईरान अगर थोड़ा भी ताकतवर बचता है तो ये परेशानी इजराइल के लिए है। और इसीलिए इजराइल ये चाहता है, इवन इजराइल ने मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को यह कन्विंस कर लिया है कि आप कहो कि अमेरिका अभी ना जाए। आप समझिए, मिडिल ईस्ट के बाकी देश जैसे सऊदी अरेबिया जैसे देश, यूएई जैसे देश अमेरिका पर प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी और मारना है, अभी और मारना है। यानी जो लड़ाई में मैदान चल रहा है उसमें इजराइल मार ही रहा है, लेकिन अधिकतर नुकसान की खबर क्या आ रही है? अमेरिका की। इजराइल का नुकसान क्यों नहीं हो रहा भाई? इजराइल क्या कर रहा है? जिस समय अमेरिका ईरान के अंदर ऑपरेशन चला रहा है, अपने पायलट को निकाल रहा है, उस समय ईरान जानते हैं क्या कर रहा है? ईरान लेबनान पर बम्बार्डिंग कर रहा है इस इलाके में। इजराइल को यह लगता है कि इसी बहाने लेबनान निपटा दो, इधर जो भी गाजा बाजा बचा है इसको निपटा दो और ग्रेटर इजराइल बना लो। 100, 200, 500 किलोमीटर का बफर जोन बना लो। मैंने आपसे कहा कि कल को कौन राष्ट्रपति होगा पता नहीं, ट्रंप ही कब तक रहेंगे पता नहीं। यह मारपीट का माहौल जब बना है और हमको लड़कर ही जीना है, तो हम इस लड़ाई से यह तय करेंगे कि अगले 100 साल 200 साल तक हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए इस इलाके में। और इजराइल यही कर रहा है, और उसने दो तरफा युद्ध छेड़ रखा है। एक खुफिया युद्ध जो वो मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा है, अमेरिका के अंदर, अमेरिकी सरकार के अंदर एक ऐसी व्यवस्था भी तैयार कर रहा है जो हमेशा इजराइल समर्थक हो। एक ऐसा रास्ता जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा यह लगे कि गाड़ी तो वही चला रहे हैं, लेकिन रिमोट का कंट्रोल हमेशा मोसाद या इजराइल के पास हो, कि जब हम कहें ब्रेक लगाओ, जब हम कहें चलो, अभी हम कह रहे हैं कि चलते ही रहो, ब्रेक नहीं लगाना है। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि किस लेवल पर मोसाद ऑपरेट करती होगी। और अब जब सीआईए को भनक लगी है, क्योंकि सीआईए कभी से इस युद्ध के पक्ष में नहीं था, कभी से सीआईए ने अमेरिकी राष्ट्रपति या व्हाइट हाउस को यह नहीं कहा कि हमको आज के समय ईरान पर जो है युद्ध थोपना चाहिए या हमारी सेना को इंगेज होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा पिच तैयार किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, बोला ना ना भाई साहब आइए दोनों लोग बैटिंग करेंगे। लेकिन बैटिंग अकेले बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, किसके लिए? इजराइल के लिए। अमेरिका कर रहा है, लेकिन अमेरिका का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या उनको नहीं पता। वो जब युद्ध में घुसे तो घुस गए, अब उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि निकलना कैसे है। और इजराइल अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, उसको लग रहा है कि ये लड़ाई तब तक मेरे लिए जरूरी है जब तक हम इसको बर्बाद न कर दें, जो स्टोन एज की बात की जा रही है। क्योंकि अगर हमने इसमें थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि अंतिम सांस भी छोड़ दी, तो ये फिर से खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए जब ईरान के अंदर अमेरिका ऑपरेशन चला रहा है, इजराइल लेबनान से लेकर सीरिया तक बम्बार्डिंग कर रहा है, क्योंकि उसकी कहानी ही पूरी अलग है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा? आप इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो अलग अलग दुनिया में चल रही है, जिसमें मोसाद के काम करने के तरीके को, बेंजामिन नेतन्याहू के काम करने के तरीकों को, और अब जब डोनाल्ड ट्रंप अपने टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को फायर कर रहे हैं, तब आपको क्या लग रहा है? इस युद्ध का असल विजेता कौन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।